गाइस, पिछली क्लास में अपन लोग कॉनकेव मिरर की जो चीज़ें, जो 6 इमेजेस और जो 6 डायग्राम्स होते हैं उनको अपन लोग बनाना सीख गए थे। मतलब यहाँ तक का जो अपना कंटेंट है वो पूरा हो चुका है। अब हम लोगों को सीखना है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इमेज फॉर्मेशन होते हैं। तो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन कब होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इट हैड इनफाइनाइट। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों को पता होगा कैसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है। इसके आउटसाइड पॉलिश लगी होती है, ठीक है ना, इसके इधर की साइड पॉलिश लगी होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट से हम लोग कोई रे इस पे डालेंगे तो वो डाइवर्स होकर चली जाएगी, मतलब फैल के हुए चली जाएगी, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर क्या करता है, रेस को एक जगह पे मिलाता है, ये डाइवर्स कर देगा, ठीक है। तो अब जो रे डाइवर्स होकर जाएगी उस रे के अलोंग अगर हम लोग एक इमेजनरी लाइन खींचेंगे तो वो एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, जिस पॉइंट को अपन लोग बोल देंगे एफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनी? एट पॉइंट पी एफ, ठीक है ना। इमेज कहाँ पे बनी? पॉइंट एफ पे। इमेज जो साइज होगी, जो साइज है वो कैसी होगी? पॉइंट लाइक, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर में ये वाली जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब कि इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इरेक्ट मतलब वो सीधी बनेगी, सीधी मतलब कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है ना। उल्टी तो ऐसी होती है और इरेक्ट ऐसी होती है, ठीक है ना। ये सीधी बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड नंबर डायग्राम होता है वो होता है ये वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। अब इनफाइनाइट यहाँ पे है कहीं, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? पी, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट यहाँ पे है और पी यहाँ पे, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने वाले हैं? पी और इनफाइनाइट के बीच में। अब कहाँ पे बनेगी इमेज? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 रे डालेंगे। एक रे डाल दी जो कि पैरेलल है तो वो चली जाएगी इधर से होके, एक रे इधर से गई, इधर से आई और इधर से चली गई। दूसरी रे हम लोग डालेंगे यहाँ पे पोल पे, तो वो जिस एंगल से आई है वो उसी एंगल से निकल जाएगी। तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से निकल गई। अब ये दोनों रे को हम लोग वर्चुअली, मतलब कि एक तरीके से हम लोग सिर्फ देखने के लिए बनाएंगे। तो इस रे को अगर हम लोग सीधी खींचेंगे तो वो एफ पे आ जाएगी, इस रे को इधर से खींचेंगे तो वो यहाँ पे चली जाएगी। तो इमेज जो हमारी बनेगी वो कुछ यहाँ पे बनेगी इस तरीके की। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रही है? बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ पे बन रही है? बिटवीन एफ एंड पी। इमेज का जो नेचर है वो कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है, इसको स्क्रीन पे अपन लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, और सीधी है। और इमेज का जो साइज है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक अपन का ये कॉन्वेक्स मिरर का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इसमें अपन लोगों को ये वाला जो रिलेशन है वो ड्राइव करना है, जो कि है एफ इजकल टू आर अपॉन 2 और आर इजकल टू 2/f। दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। अब ये वाला रिलेशन में आप लोगों को, मतलब ये जो डेरिवेशन है उसको करवाने से पहले मैं कुछ बहुत बेसिक चीज़ें तुमको बताता हूँ जो यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये अपन लोगों ने प्लेन पेपर लिया, यहाँ पे बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें देखो क्या करना होता है। सबसे पहले तुम्हारे सामने जब पेपर में क्वेश्चन आए तो ये करना है, कॉनकेव मिरर बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस खींच दो, ठीक है ना। उसके बाद मैं बताऊँ, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होता है पोल, तो यहाँ पे ये पी शो कर देना। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये होता है एफ, यानी कि फोकस, तो एफ शो कर देना। ये वाला जो पॉइंट है वो होता है सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं तुम लोगों को कुछ डिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। पोल से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हमेशा हम लोग माइनस एफ लिखते हैं, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ से लेके पी की जो डिस्टेंस है उसको माइनस एफ अपन लोग लिख देंगे, ठीक है ना। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है उसको अपन लोग माइनस आर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेके और पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन लोग लेते हैं माइनस वी, ठीक है। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के जो मतलब दूरी है, जो ऑब्जेक्ट से लेके और पी तक की जो डिस्टेंस है उसको लेते हैं माइनस वी। और जैसे कि मान के चलो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज मान के चलो यहाँ पे बन रही है, तो इमेज से लेके और पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन लोग लेते हैं माइनस यू। ये 4 चीज़ें याद रखना। एफ से लेके, फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है वो है माइनस एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल की जो डिस्टेंस है वो है माइनस आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है वो है माइनस यू, और इमेज से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है वो है माइनस यू, ठीक है। तो अब इसके बारे में अपन लोग फर्दर बात करेंगे। आते हैं अपन लोग इस वाले डेरिवेशन पे। इस वाले डेरिवेशन को मैं तुम लोगों को, इस वाले डेरिवेशन को भी एक पेज में ही समझाने वाला हूँ कि कैसे अपन लोग करेंगे। तो ये ले लिया अपन लोगों ने प्लेन पेज लेने के बाद देखो सिंपली तुम लोग को क्या करना है। ये वाली डेरिवेशन आ गई कि भैया ये डिराइव करके बताओ कि एफ इजकल टू आर अपॉन 2 है, एफ इजकल टू आर अपॉन 2, क्वेश्चन डिराइव एफ इजकल टू आर अपॉन 2 और आर इजकल टू 2/f। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो तुम लोगों को सिंपली क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन बना देना एक कॉनकेव मिरर, यहाँ पे इसकी पॉलिश कर दो, यहाँ पे खींच दो प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे बता दो पोल, यहाँ पे बता दो फोकस, और यहाँ पे बता दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक सेकेंड। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इनफाइनाइट से एक लाइट की रे लेनी है। अब इनफाइनाइट से एक लाइट की रे यहाँ पे टकराई तो वो किस पॉइंट से होकर जाएगी? एफ से, क्योंकि जो भी इनफाइनाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। ये आई इस तरीके से और जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। अब जैसे कि जस्ट सपोज ये वाला थीटा अगर अपन लोग 2 थीटा माने, ये वाला थीटा अगर अपन 2 थीटा लेंगे,
ठीक है। तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा, ये वाला थीटा भी 2 थीटा हो जाएगा। अब मैं सी पर से एक बाइसेक्टर ले रहा हूँ, सी पर से मैंने एक बाइसेक्टर ले लिया जो कि इस वाले एंगल को दो बिल्कुल आधे आधे भाग में काट रहा है। तो ये पूरा एंगल 2 थीटा, तो ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा और नीचे वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल ये ऐसे जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल 2 थीटा लिया अपन ने, तो ये वाला भी एंगल 2 थीटा हो जाएगा। अब हम लोगों ने सी पर से एक बाइसेक्टर लिया और इसको 2 हाफ भागों में काट दिया, तो ऊपर वाला एंगल भी थीटा और नीचे वाला एंगल भी थीटा। अब यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, जिस पॉइंट पे ये टकराई उसको एम ले लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी अपन को काम करनी है, डायग्राम का काम जो कि अपना वो बिल्कुल खत्म हो गया। देखो यहाँ से अपन लोगों ने ये ले ली, यहाँ से चली गई एफ पॉइंट पे सो गए, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। अब हम लोगों ने सी से बाइसेक्ट किया तो ऊपर भी थीटा और नीचे भी थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो देखो, उसको बताने से पहले मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ। थीटा अगर हम लोग लेंगे 10 टू पावर 0, इसको बस ऐसे करो, एक सेकंड रट लो इसको तुम, ठीक है। इसको समझने में जाओगे तो बहुत लंबी चीज़ें हैं, बहुत आलतू फालतू चीज़ें हैं, सिंपल से याद कर लो। थीटा इजकल टू 10 टू पावर थीटा लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू थीटा, कोस थीटा की वैल्यू होती है 1 और टेन थीटा की वैल्यू इजकल टू थीटा, ठीक है। मतलब थीटा 10 टू पावर 0 लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा, कोस थीटा की वैल्यू थीटा और टेन थीटा की वैल्यू थीटा। और उसके बाद अपनी डेरिवेशन चालू होती है, ठीक है। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज तुम लोग लिख सकते हो, बाकी मैं समझा दूंगा। तो अब इस लैंग्वेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेने वाले हैं 2 ट्राइंगल। एक तो लेंगे हम लोग MCP और दूसरा लेंगे हम लोग MFP। देखो सिंपल सा याद रखो, हम एक ट्राइंगल तो लेंगे MCP, ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल में बताया तो MCP ये वाला फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल जो लेंगे वो लेंगे MFP, ये वाला सेकंड हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले अपन लोग लेते हैं इन ट्राइंगल MCP। अब देखो एक चीज़ तुम लोगों ने इन ट्राइंगल MCP, अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल MCP टेन थीटा इजिकल टू, अब तुम लोगों ने एक चीज़ 10th के टाइम पे पढ़ी होगी, PBP HHB। इसको वैसे इस तरीके से बोलते हैं, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। ये इसको याद करने की ट्रिक होती है, 10th के टाइम पढ़ी हुई। तो साइन थीटा निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम लोग किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, MCP की। तो MCP में परपेंडिकुलर क्या है, MP और बेस क्या है, CP, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है, MP और बेस क्या है, CP। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा MP और बेस क्या हो जाएगा, CP, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को चीज़ समझ में आ गई, बेस क्या हो जाएगा, CP। इसको अपन लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। उसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, अब अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग ले लेंगे इफ़ थीटा इजकल टू 10 टू पावर 0, देन टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टेन थीटा है वो क्या हो जाएगा, अभी बताओ ना, टेन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे टेन थीटा को हटा के लिख देंगे थीटा, सो थीटा इक्वल टू MP अपॉन CP। यहाँ पे नहीं देंगे इक्वेशन 1, यहाँ पे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो ये वाला अपन लोगों ने यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, इक्वेशन 1 ले ली। अब उसके बाद अपन लोग लेंगे दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल MFP, वही सेम चीज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो MFP में क्या है, 2 थीटा है, तो हम लोग लेंगे टेन टू थीटा इजकल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस वाले में परपेंडिकुलर क्या है, MP, तो यहाँ पे ले लिया MP, और इसमें बेस क्या है, FP, तो यहाँ पे ले लिया FP, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें लिखें इफ़ थीटा इजकल टू 10 टू पावर 0, तो 10 टू थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 10 हटा देंगे यहाँ से, तो 2 थीटा इजकल टू, सो 2 थीटा इजकल टू MP अपॉन FP, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं तुमको यहीं पे बता देता हूँ। अब हम लोग क्या करने, यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू है MP अपॉन CP, ठीक। यहाँ पे अपने पास क्या है वैल्यू, थीटा की MP अपॉन CP, और यहाँ पे अपने पास वैल्यू है 2 थीटा की MP अपॉन FP। तो अगर हम लोग 2 थीटा में थीटा की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 MP अपॉन CP इजिकल टू MP अपॉन FP, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग समझ गए। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब उसके बाद देखो ये चीज़ अपने पास आ गई, तो MP से यहाँ पे MP कट जाएगा, तो क्या बचा 2 CP इजिकल टू 1/FP, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 FP इक्वल टू CP। तो यहाँ पे अपने पास ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ करने के बाद तुम ये देखो कि FP क्या है, FP यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को अपन लोग क्या लिखते हैं, मैंने बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अपन लोग क्या लिखते हैं, F। तो FP की जगह अपन लोग क्या लिख देंगे 2F। और यहाँ पे क्या है CP, तो C से लेके P तक के डिस्टेंस को अपन लोग क्या लिखते हैं, C पॉइंट से लेके P तक के डिस्टेंस को अपन लोग क्या लिखते हैं, R। तो आ गया ना भैया वही चीज़, हम लोग ये ड्राइव करना था, R इजकल टू 2F, तो ये आ गया R इजकल टू 2F, तो हैंस प्रूफ। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इजकल टू R/2,
इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन अपन की हो गई पूरी की पूरी सॉल्व। यहाँ पे ये इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये प्रॉपर्ली नोट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ये रिलेशन अपन लोगों को ड्राइव कर दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है भैया जो कि 2024 में पूछा गया है। इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24 सेंटीमीटर फॉर ए कॉनकेव मिरर देन कैलकुलेट फोकल लेंथ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर है वो है 24 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को एफ निकालना है कि एफ कितना है। तो वी नो दैट एफ इजकल टू आर बाई टू, एफ इजकल टू आर बाई टू अपन लोगों ने अभी ड्राइव किया। तो एफ इजकल टू आर बाई टू हो जाएगा एफ इजकल टू 24/2, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कुछ, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करने वाले हैं मिरर फार्मूला, रिलेशन अमॉन्ग फोकल लेंथ एफ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज वी। तो इसके बीच अपन लोग रिलेशन जो कि है अब ड्राइव करने वाले हैं। तो ये किस तरीके से होगा वो मैं आपको अब बताता हूँ। ये रिलेशन तुमको ड्राइव करने के लिए दिमाग करवाने पड़ेंगे थोड़े से घोड़े। तो क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन डिराइव 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये अपन लोगों को ड्राइव करना है। तो इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले लिखोगे तुम लोग सॉल्यूशन। उसके बाद तुम लोग एक बड़ा सा डायग्राम बना लोगे कॉनकेव मिरर का। ये अपन ने बना लिया। अब इसमें क्या करना है तुम लोगों को, सबसे पहले तुम लोगों को बनानी है एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। ये यहाँ पे फोकस ले लो, यहाँ पे ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये अपना हमेशा की तरह है पोल। अब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ पे कहीं, और इनफाइनाइट और सी के बीच में अपन लोग कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। तो इसका जो इमेज है वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले एक रे अपन लोगों को यहाँ से बनानी है। और ये रे पैरेलल है इसके प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ से होकर जाएगी, एफ पर से होकर जाएगी, ठीक है। एफ पर से होकर चलेगी। दूसरी जो हम लोग रे डालेंगे वो डालेंगे सी पर से। तो सी पर से डालेंगे तो वो सी पर ही वापस चली जाएगी, मतलब सी से गई और सी पर ही वापस चली गई। इधर हम लोगों ने इधर से डाली और इधर निकल गई। तो इमेज जो अपनी बनी वो अपनी यहाँ पे। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। अब इस ऑब्जेक्ट को देते हैं अपन लोग A1 B1, वो सॉरी AB, ऑब्जेक्ट को दे देते हैं AB, और इमेज को दे देते हैं A1 B1। अब इस डायग्राम को मैं तुम लोगों को अच्छे से करके लेके आता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने जो डायग्राम है वो एकदम सिस्टमेटिकली बना लिया है। यहाँ पे AB जो है वो ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज बनी है वो बनी है A' और B', ठीक है। यहाँ पे जिस जगह पे लाइन इंटरसेक्ट करी उसको हम लोग M ले लेते हैं, ठीक है। अब अपन लोगों को इसमें क्या करना है, अपन लोगों को लगेंगे इसमें 4 ट्राइंगल। पिछली वाली में 2 लगे थे, इसमें 4 लगेंगे। देखो 2 ट्राइंगल कौन से हैं, सबसे पहले जो अपन को यूज़ करने हैं वो एक तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरे नंबर का ये वाला है। उसके बाद जो अपन को ट्राइंगल यूज़ में लगेंगे वो कौन से हैं, वो तीसरा तो ये है और चौथा ये है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डेरिवेशन की अपन लोग जो शुरुआत है वो कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन लोग ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड पहला और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं A' B' और C। ट्राइंगल A' B' और C। अब इन दोनों ट्राइंगल में अपन लोग क्या करने वाले हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में अपन लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 90 है, और ये वाला जो एंगल है वो भी 90 है। तो एंगल ABC हमेशा ध्यान रखना, एंगल को अपन लोग बीच में यूज़ करते हैं, ठीक है। ABC इजकल टू एंगल A' B' और C, एंगल A' B' और C इजकल टू 90। ये दोनों एंगल कितने हो गए, 90। अब दूसरा जो एंगल अपन लोग देख सकते हैं वो ये वाला और ये वाला, दोनों ट्राइंगल में इक्वल होता है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो दोनों ट्राइंगल के ये दोनों एंगल हैं वो इक्वल हैं। तो एंगल अब अपन लोग क्या लिखेंगे, ACB, क्योंकि एंगल को बीच में लेंगे। ACB इक्वल टू एंगल A' C और B', एंगल A' C और B' इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल के 2 एंगल सेम हो गए। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल A' और B'। अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ABC लिखा और यहाँ पे ACB लिख लिया, एक ही बात है, ठीक है। एंगल अपन लोग हमेशा ध्यान रखना, एंगल अपन लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे तो एंगल को हमेशा बीच में रखेंगे। B एंगल की बात करें तो B को बीच में रखेंगे, C एंगल की बात करें C को बीच में रखेंगे, B की बात करें B को रखेंगे, C की बात करें C को रखेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये चीज़। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल, सो ACB एंड ABC ट्राइंगल जो कि हैं वो सिमिलर हो गए। तो हम लोग इनको लिख सकते हैं, सो ACB इक्वल टू A1C। देन अब अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए तो हम लोग इनके साइड का जो रेशो होता है उसे भी इक्वल करके लिख सकते हैं। तो इनकी साइड का रेशो अब अपन लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे अपन लोग, ठीक है। तो देखो ये वाली जो AB साइड है वो इस वाली साइड के रेशो के इक्वल हो जाएगी। तो AB अपॉन A' B' इक्वल टू BC जो साइड है वो B' C के इक्वल हो जाएगी, BC अपॉन B'C। इसको अपन लोग दे देंगे इक्वेशन 1। अब आगे अपन लोग क्या करने वाले हैं, अब आगे अपन लोगों ने यहाँ तक अपन का काम पूरा हो गया इन दोनों ट्राइंगल का। अब अपन लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपन लोग लिख देंगे नेक्स्ट
यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब अपन लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये कौन सा है, ए डैश बी और एफ, ए डैश बी एफ, ठीक है। अब अपन लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को लेने वाले हैं, तो ए डैश एफ बी, ठीक, बी डैश एंड ट्राइंगल एम एफ पी, एम एफ पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग देख सकते हैं ये वाला एंगल भी 90 है और इस वाले इसको अगर अपन लोग एक सीधी लाइन मान लें तो ये वाला एंगल भी 90 हो गया। तो अपन लोग लिख सकते हैं कि बी एंगल जो बी वाला है इसमें मतलब एंगल ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल एम पी एफ के, एंगल एम पी एफ मतलब कि 90 हैं दोनों। और अब अपन लोग देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। तो अपन लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए डैश एफ और बी डैश, एंगल ए डैश एफ और बी डैश इक्वल टू एम एफ पी, एंगल एम एफ पी इक्वल टू थीटा। अब ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ए डैश एफ और बी डैश इक्वल टू ट्राइंगल एम एफ पी, ठीक है। अपन लोग यहाँ तक लिख दिया। तो अब हम लोग इनके साइड का रेशो भी इक्वल ले लेंगे। इसमें एम पी इक्वल टू किसके, एम पी किसके हो जाएगी, ए डैश बी डैश के इक्वल। तो यहाँ पे अपन लोग लिख लेंगे एम पी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एम पी ए डैश बी डैश ले लिया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी डैश एफ और पी एफ ये दोनों भी आपस में हम लोग इनको सिमिलर मान सकते हैं, तो इनको वैसे सिमिलर मानेंगे एफ पी अपॉन बी डैश एफ पी अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। यहाँ तक अपन लोगों ने ये काम कर लिया, इसको अपन लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक अपन लोगों ने इक्वेशन 2 दे दी। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, अभी एम पी है जो एम पी ये ए बी के बराबर है, एम पी है जो वो ए बी के बराबर है, देखो इसकी भी हाइट इतनी है, ठीक है, और इसकी भी हाइट इतनी है। तो अपन लोग क्या करेंगे, एम पी की जगह पे ए बी लिख देंगे, एम पी की जगह पे अपन लोग ए बी लिख देंगे और ये वाली जो अपन की इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, इक्वल टू एफ पी बी डैश एफ। तो इसको इक्वेशन 2 ना देखिए, इसको देते हैं अपन लोग इक्वेशन 2। अब तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख सकते हो कि ये दोनों जो चीज़ें हैं इधर की, ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या हैं, कॉमन, ए बी ऊपर ए बी इधर, ए डैश बी डैश दोनों कॉमन है। तो हम इनको और इसको इक्वल करके लिख देंगे। नेक्स्ट पेज में बताता हूँ मैं तुम लोगों को। अब अपन लोग क्या करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। इसको अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से पूरा जोड़ रखता हूँ। यहाँ से अपन लोग अब क्या करने वाले हैं कि ये है जो, यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन को अब अपन लोग इक्वेट करने वाले हैं। तो अपन लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, तो बी सी अपॉन बी वन सी इक्वल टू हो जाएगा एफ पी अपॉन बी डैश एफ। यहाँ पे अपन लोग यहाँ तक अपन लोग पहुँच चुके। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, अब अपन लोग पढ़ेंगे डायग्राम की नीड। तो अब ये जो बी सी वाला डिस्टेंस है मैं तुम लोगों को साथ में बताता हूँ। अब देखो अपन लोग यहाँ तक पहुँच गए, बी सी अपॉन बी वन सी एफ पी अपॉन बी वन एफ, ठीक है, यहाँ तक अपन लोग पहुँच गए। अपन लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ के बाद मैं आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि हम लोग इनकी जगह पे क्या क्या रखने वाले हैं। अब देखो बी सी है, बी सी मतलब ये वाले पॉइंट, ये वाली जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अपन कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं बी पी में से पी सी का डिस्टेंस माइनस कर दूँ, मतलब इतने डिस्टेंस में से मैं इतने डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। मैं इतने पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो बी सी का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मैं बी सी को कैसे लिख सकता हूँ, बी पी माइनस पी सी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ है, समझ जाओगे लेकिन ढंग से देखोगे तो। अब उसके बाद मेरे को बी डैश सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी डैश सी। तो मैं अगर सी पी के डिस्टेंस में से पी बी डैश का डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो बी डैश सी का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मैं बी डैश सी को कैसे लिख सकता हूँ, सी पी माइनस पी बी डैश या फिर बी डैश पी इक्वल टू, हम लोग एफ पी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एफ पी का डिस्टेंस एफ पी ही अपन लोग ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, आगे समझ में आएगी। तो एफ पी ले लेंगे, यहाँ तक बस ये याद रखो कि एफ पी को एफ पी लेना है। अब बी डैश एफ यानी ये वाली डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है। तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, बी डैश पी में से पी एफ को माइनस कर देंगे, बी डैश पी माइनस पी या माइनस एफ पी, ठीक है। तो यहाँ तक अपन लोग पहुँच चुके हैं। तो इसके आगे की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अपन लोग क्या करने वाले, अब अपन लोग करने वाले हैं साइन कन्वेंशन का यूज, बाई यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का यूज़ करने का मतलब है कि इन वैल्यूज़ इन जो अपन की ये इक्वेशन आई है इसकी जगह पे अपन लोग क्या करने वाले हैं, बी यू आर एफ पुट करने वाले हैं, जिससे कि अपन की इक्वेशन है वो सिंपल हो जाए। तो अपन लोग क्या करेंगे, बी पी, देखो बी पी क्या है,
बी से लेके पी तक की डिस्टेंस के लिए अपन लोग क्या यूज कर सकते हैं, ए बी क्या है अपन की ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन लोग क्या लिखते हैं माइनस यू से, तो यहाँ पे बी पी की जगह अपन लोग यूज कर लेंगे माइनस यू। उसके बाद माइनस यू की तुम पी सी, पी सी क्या है, पी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन लोग क्या लेते हैं, पी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसको लेते हैं अपन लोग माइनस आर, तो माइनस माइनस आर, ये बंद हो गया, ठीक है। अब सी पी, सी से लेके पी तक, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस को अपन लोग क्या लेते हैं माइनस आर, माइनस माइनस यू भी तो डाल दिया। बी डैश पी, बी डैश से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन लोग क्या लेंगे, ए डैश, बी डैश क्या है इमेज है, तो इमेज से लेके पी तक की जो डिस्टेंस उसको अपन लोग क्या लेते हैं माइनस वी, इक्वल टू एफ पी, एफ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस उसको अपन लोग क्या लेते हैं माइनस एफ, ठीक है। बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है माइनस यू, इमेज से लेके पी तक की डिस्टेंस माइनस यू, उसके बाद माइनस एफ पी, एफ पी क्या है माइनस एफ। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन आ गई, इसको अपन लोग आगे क्या करेंगे, इसको अपन लोग आगे साइंस को कर लेंगे, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस आर माइनस आर प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस यू प्लस एफ। तो यहाँ पे अपन की ये जो चीज़ है ये आ गई है, इसके आगे की चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये जो बी डैश पी है ये इमेज से लेके और पोल तक की डिस्टेंस है उसको अपन लोग माइनस वी लेते हैं, मैंने यहाँ पे माइनस यू ले लिया, तो बस इतनी सी गलती थी। अब उसके बाद मैं आगे तुम्हें बताता हूँ कि अपन लोग क्या करने वाले हैं। तो अब यहाँ तक अपन लोगों के आ चुके हैं, अब इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन लोग किस तरीके से करवाएंगे वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। माइनस यू प्लस आर, अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ, ठीक है, इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे तो माइनस एफ पहले से ही है, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस वी। अब इनको आपस में अपन लोग इंटू करवा लेते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो माइनस यू को अपन लोग माइनस वी से करवाएंगे तो प्लस का यू वी, प्लस माइनस यू को एफ से करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस का यू एफ, ठीक है। उसके बाद प्लस के आर को माइनस के बी से करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस का आर वी। उसके बाद प्लस के आर को प्लस के एफ से करवाएंगे तो क्या आएगा आर एफ प्लस का इक्वल टू माइनस के एफ को माइनस के आर से करवाएंगे तो क्या आएगा प्लस का एफ आर, और माइनस के एफ को प्लस के बी से करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस एफ बी। तो यहाँ पे अपन लोगों की ये वाली जो इक्वेशन है वो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के बाद तुम लोग क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी आर एफ है और यहाँ पे भी आर एफ है, ये एफ आर ले लो या आर एफ ले लो, एक बात, तो यहाँ से ये इससे ये कट जाएगा, ओके। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, ये जो आर वी डिस्टेंस है, आर वी डिस्टेंस बेसिकली क्या है देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। आर वी जो डिस्टेंस है इसको तुम अभी के लिए बस ऐसे याद रख लो कि आर वी जो की है मतलब एक तरीके से रख लो, क्योंकि अगर मैं डीप में जाऊँगा तो नहीं समझ पाओगे अभी। तो आर वी की जगह पे अपन लोग लेने वाले हैं 2FB, ये समझ लो बस कि आर वी की जगह पे तुमको 2FB लेना है। तो अब ये वाली इक्वेशन में अपन ये पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा यू बी माइनस यू एफ माइनस आर की जगह क्या है 2FB इज इक्वल टू, यहाँ पे अब अपन का क्या बचा, यहाँ पे बचा अपन का FB तो माइनस का FB। अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इधर रख लेंगे UB माइनस UF, इसको इधर भेज देंगे इज इक्वल टू है वो, इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस का FB प्लस का 2FB, तो ये क्या बचेगा UB माइनस UF इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा एक FB। अब ये वाली जो इक्वेशन है अपन की, ये वाली इक्वेशन अपन को आ गई, यहाँ से अपन इसको दे देते हैं कोई भी इक्वेशन जो भी चल रही होगी, मैं 3 ले लेता हूँ अभी, शायद 2 इक्वेशन अपन लोग कर चुके हैं, हाँ 2 इक्वेशन तक कर चुके हैं, 3 इक्वेशन दे दी। अब इस थर्ड इक्वेशन को अपन लोग डिवाइड करेंगे किसी चीज़ से बाई डिवाइडिंग, अब ये भाई होती हैं कुछ चीज़ें जो याद करनी पड़ती है, भाई होता है तो होता ही है ऐसा, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई UBF, तीनों चीज़ें ले लेंगे डिवाइड में। अब इनके डिवाइड में ये तीनों ये चीज़ें रख देंगे अपन, ठीक है, अपन को ये चीज़ें रख देनी है इनके डिवाइड में। तो ये वाली जो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है इसके डिवाइड में अपन लोग UBF रख देंगे, UB के नीचे रखेंगे UB के नीचे UBF माइनस UF के नीचे रखेंगे UBF इज इक्वल टू FB के नीचे रखेंगे UBF। अब तुम क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे U है B है B है, तो ये पूरी वैल्यू है वो कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा इधर बता देता हूँ, यहाँ पे है जो तो UB है UB नीचे भी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ये कट जाएगी तो क्या बचेगा 1/F, इसमें क्या बचेगा माइनस UF से UF कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 1/B, ठीक है। यहाँ पे FB से FB कट जाएगा तो क्या बचेगा इक्वल टू माइनस 1/U। अब इसको अपन लोग अरेंज करके लिख लेंगे, अरेंज करके कैसे लिख लेंगे, इसको अपन लोग लिख लेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस 1/F इक्वल टू माइनस 1/U प्लस 1/V। तो ये अपन का रिलेशन जो कि है वो ड्राइव हो गया। आई होप भाई तुमको समझ में आया हुआ है। इसको अभी वीडियो पॉज करके एक बार प्लीज़ हाथ जोड़े रहता हूँ, सॉल्व करके खुद से देखो तभी तुम लोग समझ पाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की अब अपन लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से समझना। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ए गिवन स्फेरिकल मिरर। अब जैसे कि कोई भी अपना जो स्फीयर होता है तो इस मतलब ये जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है उसको अपन लोग H से लिखते हैं, मतलब AB भी लिखते हैं और H लिखते हैं पूरी इसकी हाइट को, इसकी जो ये वाली हाइट है इसको अपन लोग H लेते हैं, और जो इमेज होती है इमेज को हाइट को अपन लोग लेते हैं H डैश से, ठीक है, मतलब A डैश B भी लेते हैं और H डैश लेते हैं, ठीक है, ये समझ लो यहाँ तक। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है,
हाइट ऑफ इमेज, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि एच डैश अपॉन एच, ये इमेज की हाइट हो गई और ये हो गई किसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। अब अपन लोग एच डैश को जो कि है वो लेते हैं माइनस में। एच डैश को माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रही है वो इधर की साइड बन रही है, इधर की साइड बन रही है, और इधर वाली चीज़ को हम हमेशा माइनस में लेते हैं। इसलिए तो अपन लोगों ने माइनस आर और माइनस एफ यूज़ किया था ना पिछली डेरिवेशन में। माइनस इसलिए यूज़ किया था क्योंकि इधर अपन लोग माइनस आर और एफ लेते हैं और माइनस में को लेते हैं, तो इमेज बन रही है इधर की साइड, तो अपन लोग इसको भी माइनस में लेंगे, तो माइनस एच डैश। तो यही रेशो जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि माइनस एच डैश अपॉन एच, यही लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। इसकी एक डेरिवेशन है सिंपल सी, सादा सी, वो मैं तुम लोगों को इस पेज में समझा दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो रे डायग्राम, अब इसका क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन देखो, या तो डेफिनेशन पूछ लेगा, डेफिनेशन में तो तुम ये पूरी थ्योरी बोल देना, या फिर ये एक तुमको क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है उसको तुम प्रूव करके बताओ। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है उसको तुम लोग प्रूव करके बताओ कि भैया वो कैसे होती है, मतलब एच डैश एच को प्रूव करो, या फिर वो दे देगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को प्रूव करो, या फिर वो लैंग्वेज बना के इस चीज़ को देख लेगा। तो लैंग्वेज तो तुम लोग देख सकते हो, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि डेरिवेशन तुम लोग इस चीज़ की कैसे करने वाले हो। डेरिवेशन इस चीज़ की तुम लोग कैसे करोगे वो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पोल, यहाँ पे ये बाहर से बंद कर दिया, यहाँ पे अपना ले लिया एफ, यहाँ पे ले लिया अपन ने सी, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे। ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकलेगी कुछ इस तरीके से, वो जाएगी एफ पर से होके। दूसरी जो लाइट निकलेगी वो अपन लोग निकालने वाले हैं पी पॉइंट पर से। तो यहाँ पे पी पॉइंट पर से दूसरी लाइट निकली, ये जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसकी जो इमेज है वो बन रही है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक बिल्कुल। तो ये है अपन का ए बी और ये है अपन का ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग बिल्कुल समझ चुके हो आई होप। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, फिर से दो डायग्राम यूज करेंगे, दो ट्राइंगल लेने वाले हैं। अब अपन लोग दो ट्राइंगल कौन से लेंगे भाई, तो सबसे पहला जो ट्राइंगल है वो तो अपन लोग लेने वाले हैं ए पी बी, मतलब ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट। दूसरा जो ट्राइंगल अपन लोग लेंगे वो लेंगे ए डैश पी और बी डैश, ये वाला दूसरा ट्राइंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी, सबसे पहले नंबर का ट्राइंगल लेते हैं ए पी बी, टेन थीटा। टेन थीटा भी मैंने बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लिया ए बी, अपॉन में बेस क्या है बी पी, बी पी ले लिया। इसको डाल देंगे इक्वेशन 1 में। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग लेने वाले हैं इन ट्राइंगल, दूसरे नंबर का ट्राइंगल जो अपना ए डैश पी और बी डैश, ए डैश पी और बी डैश। इसमें अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, इसमें भी टेन थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या लेंगे अपन लोग, इसमें लेंगे अपन लोग टेन थीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश है जो, मतलब वही लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है इसमें ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, वो सॉरी ए डैश बी डैश, और इसमें बेस क्या है, बेस है इसमें ये वाला बी डैश बी। तो ये यहाँ से अपन लोगों ने रिलेशन ड्राइव मतलब निकाल लिया, तो इसको दे दें इक्वेशन सेकंड। अब देखो टेन थीटा इधर भी है, टेन थीटा इधर भी है, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपन लोग इक्वेट करेंगे बाई इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो ये टेन थीटा ये पी बी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी, ठीक है। यहाँ तक अपन लोगों ने ये चीज़ लिख दी है। अब इसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अब अपन लोग देख सकते हैं कि भैया ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं अपन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन लोग क्या लिखते हैं एच। यहाँ पे ए डैश बी डैश, यहाँ पे पहले बी पी की बात कर लेते हैं, बी पी है जो अपना, बी पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे बी पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का लिखते हैं यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अपना यहाँ पे ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज को अपन लोग क्या लिखते हैं एच वन डैश, ठीक है। उसके बाद जो अपना बी डैश पी है, बी डैश पी, ये वाली जो चीज़ है ये क्या है अपनी, ये है अपनी डिस्टेंस ऑफ इमेज। बी डैश पी है जो, ये है अपनी डिस्टेंस ऑफ इमेज को अपन लोग क्या लिखते हैं यू। अब क्योंकि कौन के मिरर है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी माइनस यू और डिस्टेंस ऑफ इमेज भी माइनस यू, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को अपन लोग इसमें पुट है जो कि वो कर देंगे। तो इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करने के बाद क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोगों ने देखा कि लीनियर मैग्निफिकेशन को अपन लोग लिखते हैं एम से, लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से लिखते हैं। एम क्या होता है, एम जो कि है वो अपना क्या होता है, अभी ये मैं बात बताऊंगा, पहले इसमें वैल्यू पुट अपन लोग करते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करने से पहले एक स्टेप और करना है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। इस बी डैश पी को अपन को इधर भेजना है, उस ए बी को अपन को इधर लेके आना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस बी पी को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा बी डैश पी अपॉन बी पी इक्वल टू
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब अपन लोग इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। तो बी डैश पी है जो अपना बी डैश पी, वो क्या है, इमेज से लेके पी की डिस्टेंस, उसको अपन लोग किससे लिखते हैं, माइनस यू से। बी पी है जो अपना बी पी, उसको अपन लोग किससे लिखते हैं, माइनस यू से, इजिकल टू ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, अपन की इमेज की हाइट, इमेज की हाइट है ना, तो इमेज की हाइट को अपन लोग किससे लिखते हैं, माइनस एस से। ए भी क्या है अपन की ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को लिखते हैं एस से। और ये जो चीज़ है इसी को तो अपन लोग एम बोलते हैं। तो यहाँ से अपन लोग क्या ये चीज़ लिख सकते हैं कि एम इजिकल टू यू अपॉन वी। यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एम इक्वल टू क्या आ गया, यू अपॉन वी। तो ये इसकी सिंपल सी डेरिवेशन है। आई होप तुम लोग इसको कर लोगे। तुम लोगों ने यहाँ तक ये जो कि वो ड्राइव कर लिया। अब जो नेक्स्ट है 4 है कॉनकेव मिरर, एम इक्वल टू नेगेटिव, 4 है कॉन्वेक्स मिरर, एम इक्वल टू पॉजिटिव होता है। ये याद रखेगा तुम लोग बस। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है ये थोड़ी सी फालतू की चीज़ है, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। आगे फर्दर जो मेन इंपॉर्टेंट है इसको लोग बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अपन लोग एन या फिर म्यू से शो करते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट गिवन मीडियम। मतलब देखो ये कहना चाहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैसे रखते हैं अपन लोग, सी से। और स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम को लिखते हैं वी से। तो यहाँ से ये चीज़ अपन की निकल के आती है एन इक्वल टू सी अपॉन बी। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हमेशा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ग्रेटर देन होती है, फिर 1 के इक्वल होती है, कभी माइनस में नहीं आती है। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सम मीडियम, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास के लिए 1.52, फ्लिंट ग्लास के लिए 1.65, जनरल ग्लास 1.5 ले लेते हैं हम लोग जनरल ग्लास के। तो नेक्स्ट जो चीज़ आता है वो आता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर 2 तरीके के मीडियम आते हैं, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। दैट मीडियम विच हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू अदर मीडियम इज नोन एज डेंसर मीडियम। जिसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अदर मीडियम से ज़्यादा हाइयर होता है उसको अपन लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। इनको भी बताऊंगा, रुक जाओ बस डेफिनेशन बताता हूँ। रेयर मीडियम होता है दैट मीडियम विच हैव लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू अदर मीडियम इज नोन एज रेयर मीडियम। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अब लिख देता हूँ, रेयर मीडियम इज नोन एज रेयर मीडियम। ठीक है, तो अब क्या होता है रेयर और डेंसर मीडियम, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि अभी अपन लोगों ने बात किया कि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को लेंगे तो हमेशा याद रखना इन दोनों में से डेंसर और रेयर के एक परफेक्टली एग्जाम्पल नहीं है। 2 चीज़ों में से हमें बताना होता है डेंसर कौन सा है, रेयर कौन सा है। अब जैसे मान चलो मैं एयर और वाटर को लेता हूँ, तो इनमें से डेंसर क्या होगा, अभी नीचे की चीज़ को गायब रखो, एयर और वाटर को लेता हूँ तो इनमें से डेंसर क्या होगा। डेंसर हमेशा याद रखना वो होगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, और रेयर वो होगा जिसकी वैल्यू कम है। ठीक है, अब जैसे कि मैं मान के चलो ले लेता हूँ, अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ वाटर और ग्लास। तो वाटर और ग्लास में से डेंसर कौन सा होगा, ग्लास, क्योंकि ग्लास की कितनी है, एन की वैल्यू 1.52, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 1.52, और वाटर कितनी है 1.33। तो वाटर हो जाएगा रेयरर और ग्लास हो जाएगा डेंसर। अब मैं लेता हूँ फ्लिंट ग्लास और ग्लास में से, तो इसमें से फ्लिंट ग्लास डेंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लिंट ग्लास की वैल्यू ज़्यादा है और ग्लास की वैल्यू है वो कम है। तो जिसकी वैल्यू कम, जैसे हम लोग जो भी 2 चीज़ लेंगे तो उन दोनों चीज़ों में जिसकी वैल्यू कम होगी वो रेयर और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो डेंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये तुम लोगों को समझने वाली चीज़ है। जैसे बिटवीन एयर एंड वाटर, वाटर की 1.33 है, एयर की 1 है, तो एयर विल बी रेयर, एयर की कम है तो रेयर हो जाएगी, वाटर की ज़्यादा है तो वो हो जाएगी डेंसर। बिटवीन बिटवीन वाटर एंड ग्लास, वाटर एंड ग्लास में जो वाटर की कम है तो वो रेयर, और वाटर की कम है तो वो वाटर की कम है तो वो रेयर, और ग्लास की ज़्यादा है तो वो डेंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ तक चीज़ थी। आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ समझाता हूँ। अगर अपन लोग 3 मीडियम ले लेते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, N2 एंड N3, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी उन वैक्यूम्स में, स्पीड ऑफ लाइट उन मीडियम्स में क्या हो जाएगी V1, V2 एंड V3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4 मीडियम 1 N1 इक्वल टू सी अपॉन वी, क्योंकि सी है जो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो वो हर किसी के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, हर चीज़ में वो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो उस मीडियम की है वो V1 ले लिया अपन लोगों ने, N1 के लिए V1 ले लिया, N2 के लिए V2 ले ली, N3 के लिए V3 ले ली। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है इसके रेस्पेक्ट में। तो हम लोग लिख लेंगे इसको N1 2, 1 के रिस्पेक्ट 1 का बताना है 2 के रिस्पेक्ट में। तो जिसका बताना होता है उसे हम हमेशा आगे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका बताना है इसके रिस्पेक्ट में, तो हमेशा ध्यान रखना इसको 1 को ऊपर चढ़ा देंगे, N लिख देंगे, 2 नीचे लिख देंगे। अब इसको अपन लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको याद करने की सिंपल तरीका बताता हूँ। ऊपर है तो N1, नीचे है तो N2 नीचे ले लिया, 2 नीचे है तो N2 नीचे, ऊपर है तो N1 ऊपर। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि N1 को अपन लोग N1 अपॉन N2 को V2 अपॉन V1 लिख लेंगे। इसको जस्ट याद रख लो। ठीक है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, N2 3, 2 की बतानी है तो 2 ले लिया, 3 की बतानी है तो 3 ले लिया। 2 को ऊपर चढ़ा देंगे, N को बीच में रख लेंगे और 3 को नीचे रख लेंगे। तो इसको अपन लोग लेंगे N2 ऊपर है तो ऊपर, N3 नीचे है तो नीचे, नीचे वाली जो डिजिट है उसको अपन लोग B के फॉर्म में ऊपर ले लेंगे और जो ऊपर है उसको B के फॉर्म में नीचे ले लेंगे। अब अपन को बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3। अब अपन लोग क्या करेंगे, आगे 1 है पीछे 3 है तो N1 3 लिख लेंगे। N1 3 को अपन लोग कैसे लिखेंगे,
N13 को अपन लोग लिखेंगे, 1 को ऊपर चढ़ा देंगे, N को और 3 को नीचे रख देंगे। अब N1 ऊपर है तो N1, N3 नीचे है तो N3। अब N3 है नीचे तो B3 लिख देंगे ऊपर और B1 लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब यहाँ से अपन लोग इसको क्या लिख देंगे, N13 को अपन लोग क्या N1 अपॉन N2 डॉट N2 इंटू N3 लिख सकते हो, क्योंकि N2 से N2 कट जाएगा तो N1 अपॉन N3 ही बचेंगे लास्ट में जाके। और N13 अपन का क्या निकल के आ जाएगा, N13 अपन का निकल के आ जाएगा N1 अपॉन N2 अपन लोग क्या लिख रहे थे, N12, और N2 अपॉन N3 को अपन लोग क्या लिख रहे थे, N23। तो ये यहाँ से निकल के अपन लोगों का आ जाएगा N13। और यहाँ पे इसको अपन लोग अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये छोटा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना चाहोगे लेना, मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है अपन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा डिटेल में, ठीक है। अभी अपन लोग एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन से ऊपर क्या है, रेयरर मीडियम, और नीचे है डेंसर मीडियम। तो एक रे ऑफ लाइट अपन लोगों ने ये सरफेस लिया कोई, इसको अपन लोग लिख सकते हैं सरफेस, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट अगर आके यहाँ पे टच करेगी तो वो लाइन, अब अपन लोग इसे एक नॉर्मल बनाते हैं पहले सीधी, ठीक है। तो वो लाइट या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो या तो अगर ये रेयर है, ये दो मीडियम है, ठीक है, रेयर डेंसर मत मानो अभी। तो अगर अपन लोग रिफ्लेक्ट लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे तो वो लाइट तो नॉर्मल के पास जाएगी या फिर नॉर्मल से दूर जाएगी, वो कभी भी सीधी इस तरीके से नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसको मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस देन आफ्टर पासिंग थ्रू द सरफेस लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स एक्सल पाथ, दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से देखो, रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो हमेशा याद रखना डेंसर मीडियम क्या करेगा, डेंसर मीडियम उस लाइट को अपने पास खींचेगा। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ, इसकी नहीं, तुम एक दो लोग के रूप में ले सकते हो। जैसे रेयर है, एक व्यक्ति का नाम रेयर है और दूसरे का नाम डेंसर है। तो रेयर जो कि है वो डेंसर को पसंद करता है, तो रेयर जब भी डेंसर में जाएगा तो वो हमेशा नॉर्मल की साइड जाएगा, क्योंकि वो डेंसर मीडियम को पसंद करता है तो उसके पास जाएगा। अब डेंसर से रेयर में जाएगा तो डेंसर को तो रेयर पसंद नहीं है, ठीक है, डेंसर को तो रेयर पसंद नहीं है, तो वो रेयर से हमेशा दूर जाएगा। मतलब सिंपल सा याद कर लो कि रेयर से जब डेंसर में जाओगे तो नॉर्मल की साइड जाओगे, और डेंसर से जब रेयर में जाओगे तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल जाओगे। यहाँ से लाइट इंसिडेंट करवाई, निकलनी कुछ इस तरीके से चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से निकल गई, नॉर्मल के पास चली गई। यहाँ से डेंसर में रेयर में जा रहे थे तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट करवाई, तो यहाँ से ये जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन अभी फ्रॉम द नॉर्मल चली गई और ज़्यादा अभी होकर चली गई, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अपना वो देन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन लाइट बेंड्स टू बार द नॉर्मल। रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की साइड जाएगी। देन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट डेविएट्स फ्रॉम इस नॉर्मल। तो नॉर्मल से जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल रिमेन सेम व्हाइल स्पीड एंड वेवलेंथ इट्स इंटेंसिटी विल चेंज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी जो लाइट की वो सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी, और वेवलेंथ है वो भी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी है वो दोनों ही जो कि है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं, ये हमेशा लो हर चीज़ में कॉमन है, रिफ्लेक्शन वाले में भी कॉमन था, रिफ्लेक्शन में भी कॉमन है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं वो एक ही सेम जो कि प्लेन है उस पर लाई करेंगी। उसका सेकंड जो है अपना इसी का पॉइंट वो है स्नेल्स लॉ। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से हर 1-2 साल में पूछता रहता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज ऑलवेज इज इक्वल टू द रेशो ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम और रिफ्लेक्टिव फर्स्ट मीडियम। देखो ये तो थ्योरी है, याद कर लेना, मैं तुमको सिंपली समझाता हूँ। जब लाइट आएगी तो वो एंगल आई बनाती है, जब लाइट आएगी तो वो यहाँ पे क्या बनाएगी, एंगल आई। देखो इसमें समझाता हूँ मैं तुमको, जब लाइट आएगी तो वो एंगल आई बनाएगी, और जब लाइट जाएगी तो वो एंगल आर बनाएगी। जब लाइट आई तो एंगल आई, और जब लाइट गई तो एंगल आर बनाई, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग किस तरीके से करेंगे, तो ये कहता है कि साइन आई मतलब साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होते हैं, दोनों एंगल्स का जो रेशो है वो कांस्टेंट है। इसको अपन लोग n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं, साइन आई को n1 और साइन आर को n2। तो इससे अपन लोगों का ये रिलेशन निकल के आ जाता है n1 साइन आई, इसको अपन लोगों ने इधर n2 करवा दिया तो n1 साइन आई, इसको अपन लोगों ने इधर n2 करवा दिया तो n2 साइन आर, ठीक है ना। इस रिलेशन को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रात में तो तारे तुम लोग चमचमाते हुए देखते हो, क्यों चमचमाते हुए देखते हो, रियलिटी में वो तारे नहीं चमचमा रहे होते हैं, लेकिन अपन लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से चमचमाते हुए देखते हैं। क्यों, अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट ड्यू टू विच व्हेन द लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर देन इट गोज थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जब स्टार्स की लाइट, जैसे ये अपनी अर्थ है, अर्थ के अलग अलग एटमॉस्फेयर हैं, तो यहाँ पे कोई अपना तारा है, तो यहाँ तारे से जब कोई लाइट आएगी तो डिफरेंट अर्थ की जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की उनसे होकर आएगी, तो कभी यूँ हो जाएगी, कभी यूँ हो जाएगी, कभी यूँ हो जाएगी, तब जाके अपन को यहाँ पे दिखेगी वो। इस वजह से अपन लोगों को तारे जो कि वो टिमटिमाते नजर आते हैं। अब यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है, मतलब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो बॉटम ऑफ ए टैंक अपीयर्ड एट सम हाइट। जब आप लोग किसी टैंक का बॉटम यहाँ से देखोगे तो वो आपको थोड़ी ऊंचाई पे लगेगा। वो क्यों लगता है, जैसे मान चलो ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ये लाइटें निकली, यहाँ से ये लाइटें निकली, तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अब उससे लाइटर निकली, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो पानी से निकलते ही जब से ही वो वैक्यूम में पहुँचेंगी, एयर में पहुँचेंगी, वो लाइटर बेंड कर जाएंगी, और अपन की आई है यहाँ पे,
तो अपन लोगों को यहाँ से दिखेंगी। अब क्योंकि लाइट रे कहीं पे मिल रही हैं तो इनका इमेजनरी एक जगह पे जाके मिलाप हो जाएगा और यहाँ पे अपन लोगों को जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज दिखेगी। तो इस वजह से ये ऊपर पहुँच के अपन लोगों को इमेज दिखती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए वाटर फिल्ड टैंक इट्स इमेज ओवन फॉर्म्स एट सम हाइट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो ए पर्सन सीज द ऑब्जेक्ट और बॉटम ऑफ द टैंक अपीयर टू सेम हाइट। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ तुम लोगों को समझाता हूँ, रेट्रो शिफ्ट ऑफ द लाइट फ्रॉम ए ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है उसको तुम लोग ढंग से समझना क्या होता है। ये यहाँ पे ग्लास स्लैब है, बाहर एयर है और अंदर यहाँ पे ग्लास स्लैब है, तो लाइट बेंड होगी ही होगी। तो एयर से जब यहाँ पे लाइट रे आएगी तो निकलनी कुछ इस तरीके से चाहिए, लेकिन वो मुड़ जाएगी। ठीक है, फिर ग्लास से जब एयर में लाइट रे जाएगी तो वो निकलनी तो कुछ इधर से चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ये नॉर्मल लाइन है अपनी, तो वो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। अब इंसिडेंट जब अपन लोगों को रे डाली थी वो इस तरीके से निकलनी चाहिए थी, इस तरीके से निकलनी चाहिए थी। एक्चुअल लाइट रे तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन वो निकली है यहाँ से। तो अब जहाँ से निकली है और जहाँ से निकलनी चाहिए थी उसके बीच का जो एंगल है उसको अपन उसके बीच का डिस्टेंस उसको हम लोग डी से लिखते हैं। एक्चुअल रे यहाँ से निकलनी चाहिए थी और रिफ्लेक्टेड रे है ये, ठीक है ना। तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग डी बोलते हैं। सिंपल चीज़, व्हेन रे पास थ्रू ए ग्लास देन लाइट गोस थ्रू टू रिफ्लेक्शन ड्यू टू द लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, द डायरेक्ट डायरेक्शन बिटवीन फ्रॉम इज ए लेटर शिफ्ट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास टू एयर। एंगल ऑफ ये और एंगल ऑफ ये इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो ये पेंसिल सीम टू बी बेंड इन वाटर फिल्ड टैंक ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पेंसिल को अगर आप लोग टैंक के भीतर डालोगे तो वो भी आप लोगों को मुड़ती हुई दिखाई देती है इसी चीज़ की वजह से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 में इसमें से क्वेश्चन आया था, वो आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हो TIR, तो ये बताता हूँ क्या होता है। डेंसर से रेयर में लाइट जाती है इसमें। अब क्या किया हम लोगों ने, डेंसर से रेयर में लाइट भेजी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ध्यान रखना, डेंसर से जब रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ये नॉर्मल लाइन है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। हम लोगों ने क्या किया कि ये वाला जो एंगल था, अभी लाइट हम इधर से भेज रहे थे, हम लोगों ने इसको नॉर्मल से और दूर कर दिया, तो लाइट नॉर्मल से फिर और दूर होकर निकली। फिर हम लोगों ने इस एंगल को और दूर कर दिया और इतना दूर कर दिया कि जो रिफ्लेक्टेड जो रेज आ रही थी वो इस वाली जो यहाँ पे ये अपन लोगों ने सरफेस ले रखी है, सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो गई। तो अब यहाँ से एक डेफिनेशन और आती है, ये वाला जो एंगल है उसको हम लोग बोले हैं क्रिटिकल एंगल। ऐसा एंगल जिस पर जो लाइट रे है वो सरफेस के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी और नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल हो जाएगी, वो क्रिटिकल एंगल होता है। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू सरफेस के पैरेलल बन गई और बिकम परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ऐसा एंगल होता है। अब अपन लोग क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा जब इस लाइट को बेंड कर देंगे और ज़्यादा अपन लोगों ने इधर पहुंचा दी भाई लाइट, तो लाइट क्या होगा, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। तो इसी वाली चीज़ को अपन लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो लाइट रे जा रही है उसी पाथ में जब वापस लाइट आ जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर में ही जानी चाहिए। ये है कंडीशन TIR, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोबेबली पूछ ही लेगा इस साल 2025 में तुम्हारे। एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो क्रिटिकल एंगल रखेंगे तो पैरेलल हो जाएगी, तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ग्रेटर होना चाहिए, तभी जाके यहाँ से निकलेगी। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वो देख लेते हैं। ये आपके 2024 के पेपर में पूछा था, ठीक है। सपोज TIR रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव एयर क्रिटिकल एंगल, देन यहाँ से स्नेल लॉ का अपन लोगों ने यूज़ किया, N1 sin I अपन N2 sin N। यहाँ पे N1 है जो कि अपन लोगों ने N ले लिया है, N2 है जो कि 1 ले लिया है। क्यों लिया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। N1 N लिया है, N2 1 लिया है। N1 अपन लोगों ने N ले लिया है, डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम में लाइट जाई वो है, तो इसलिए अपन लोगों ने यहाँ पे 1 ले लिया। मतलब इस चीज़ को आप लोग याद कर लो एक तरीके से कि N1 को अपन लोग N लेंगे और N2 को 1 लेंगे। अब यहाँ पे एंगल I1 इक्वल टू एंगल I2 है और R यहाँ पे है, जो यहाँ पे जो R है, यहाँ पे R है वो क्या है, एंगल 90। नहीं, यहाँ पे थोड़ी गलत चीज़ लिख रखी है। एंगल जो 1 है इसको इक्वल करेंगे अपन लोग एंगल C के। एंगल I है जो वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा, मतलब इसमें जो डेरिवेशन है वो सिंपली क्या है कि जब अपन लोग जब यहाँ से लाइट डाल रहे हैं और वो 90 डिग्री पे जा रही है, मतलब क्रिटिकल एंगल बन रहा है, तो उसके लिए अपन लोग स्नेल्स लॉ का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें अपन लोग N1 sin I इक्वल टू N2 sin I स्नेल्स लॉ होता है। तो यहाँ पे N1 है वो N ले लेंगे अपन लोग, N2 जो कि है उसको 1 ले लेंगे, sin I को अपन लोग I की जगह पे अपन लोग I से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और R को अपन लोग ले लेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड जो रे जा रही है वो 90 डिग्री पे जा रही है, तो यहाँ से अपन लोगों ने N की जगह पे N1 की जगह पे N, sin I की जगह पे sin I और C, ठीक है। और N2 की जगह पे 1, sin 90 की वजह से अपन लोगों ने यूज़ कर लिया है, sin 90 की वजह से अपन लोगों ने ले लिया है यहाँ पे R की जगह पे ले लिया 90। तो यहाँ से आ जाएगा sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 × 1 1, n sin C ये हो गया n sin C इक्वल टू 1, और अपन लोगों ने n इधर भेज दिया, तो sin I C इक्वल टू 1 अपॉन n। क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू साइन को अपन लोगों ने इधर भेजा नीचे, साइन को अपन लोग देखो इस वाली फॉर्म को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, sin IC इक्वल टू 1 अपॉन n। अब IC अपन लोगों ने इधर छोड़ा, साइन को अपन लोगों ने नीचे भेज दिया, तो क्या हो गया sin IC n। अब साइन n, अब साइन को अपन लोग ऊपर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा IC इक्वल टू 1 अपॉन IC इक्वल टू साइन अपन लोगों ने ऊपर साइन इनवर्स
इजकल टू 1/n। तो वही कुछ चीज़ यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे कभी कभी अपन लोग n की जगह पे यहाँ पे म्यू भी यूज़ कर लेते, तो म्यू तो यही था अभी तक का तुम लोगों का चैप्टर। तो आएगा जो चैप्टर है वो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। भाई बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाना, तो प्लीज़ पढ़ लेना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। लाइक चैनल सब्सक्राइब कुछ मत करो, बस पढ़ लो तुम लोग। तो भाई यही चाहिए मेरे को, ठीक है। तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।